सोचिए जरा, एक रात अचानक किसी के बटुए में रखे सारे बड़े नोट बस कागज के टुकड़े बन जाएं। 2016 में भारत में बिल्कुल यही हुआ था। आज हम उसी बहुत बड़े और विवादास्पद फैसले यानी नोटबंदी की कहानी को जरा गहराई से समझेंगे। कल्पना कीजिए कि कोई सुबह उठे और पता चले कि उसकी जेब में जो भी कैश है वो अब किसी काम का नहीं रहा। देखिए, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि 2016 में करोड़ों भारतीयों के लिए यही एक हकीकत थी। जी हाँ, 86%। ये कोई छोटा मोटा बदलाव बिल्कुल नहीं था। एक झटके में देश के अर्थव्यवस्था की जो लाइफलाइन है, यानी 86% नकदी, उसे चलन से बाहर कर दिया गया। ये आंकड़ा अपने आप में इस फैसले के पैमाने को दिखाता है। कितना चौंकाने वाला था ये। तो ये सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं था, नहीं, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव पर एक तरह से सीधा प्रहार था। तो सवाल ये उठता है कि सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नोटबंदी आखिर होती क्या है। तो नोटबंदी, ये शब्द हमने बहुत सुना है ना? लेकिन इसका असली मतलब क्या है? और कोई भी सरकार इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाना चाहेगी? आसान शब्दों में कहें तो नोटबंदी का मतलब है जब सरकार अचानक कुछ नोटों को अवैध घोषित कर देती है। मतलब वो अब कानूनी तौर पर पैसे नहीं रहते। जाहिर है, इसका अर्थव्यवस्था में मौजूद नकदी के प्रवाह पर एक तत्काल और बहुत गहरा असर पड़ता है। देखिए, इस साहसिक कदम के पीछे सरकार के कई बड़े लक्ष्य थे। पहला, सिस्टम में जो काला धन छिपा है उसे बाहर निकालना। दूसरा, जाली नोटों पर लगाम लगाना। और तीसरा, देश को कैश से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना। लेकिन क्या भारत ऐसा करने वाला पहला देश था? बिल्कुल नहीं। अब जरा देखते हैं कि दुनिया भर में इस तरह के प्रयोगों का इतिहास कैसा रहा है और ये अक्सर एक बहुत ही जोखिम भरा दांव क्यों साबित हुआ है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो एक बात साफ हो जाती है। 1969 में अमेरिका के एक छोटे से प्रयास को अगर छोड़ दें तो बड़े पैमाने पर की गई नोटबंदी अक्सर असफल ही रही है। चाहे वो नाइजीरिया हो, म्यांमार हो या फिर सोवियत संघ, हर जगह इसके परिणाम विनाशकारी रहे हैं, जिससे आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक अशांति ही फैली। तो इतिहास से हमें सबक बिल्कुल स्पष्ट मिलता है। जब भी सिस्टम में मौजूद ज्यादातर नकदी को एक साथ बदलने की कोशिश की जाती है तो अर्थव्यवस्था के पटरी से उतरने का जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस वैश्विक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए चलिए अब भारत की कहानी पर वापस आते हैं और उस ऐतिहासिक रात को याद करते हैं जब यह सब कुछ शुरू हुआ था। तारीख थी 8 नवंबर 2016। प्रधानमंत्री ने टेलीविजन पर आकर घोषणा की कि सिर्फ 4 घंटे में 500 और 1000 रुपए के नोट, जो देश की 86% नकदी थे, अवैध हो जाएंगे। और ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था में हुआ जहां 90% लेन देन नकद में ही होते थे। ये एक जबरदस्त झटका था। घोषणा के बाद के वो 50 दिन पूरे देश के लिए एक इम्तिहान की तरह थे। बैंकों के बाहर मीलों लंबी कतारें लगी थीं। हर दिन नियम बदल रहे थे और हर तरफ नकदी की भारी किल्लत थी। वाकई ये एक राष्ट्रीय संकट जैसा दौर था। और इस पूरे संकट को एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल गलती ने और भी ज्यादा बढ़ा दिया। हुआ ये कि जो नए 500 और 2000 के नोट छापे गए थे, वे मौजूदा एटीएम मशीनों में फिट ही नहीं हो रहे थे। अब देश भर के 2 लाख से ज्यादा एटीएम्स को फिजिकली ठीक करने में हफ्तों लग गए, जिससे नकदी का संकट और भी गहरा गया। अच्छा, तो इस अभूतपूर्व कदम का अर्थव्यवस्था पर असर क्या हुआ? देखिए, ये काफी जटिल कहानी है जिसमें बहुत दर्द भी था और कुछ ऐसे लाभ भी जिनकी उम्मीद नहीं थी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि नोटबंदी के असर को 2 अलग-अलग नजरियों से देखा जा सकता है। एक तरफ इसने अर्थव्यवस्था को धीमा कर दिया, नौकरियां गईं और जो अनौपचारिक क्षेत्र था वो लगभग ठप हो गया। वहीं दूसरी तरफ इसने डिजिटल भुगतान को एक जबरदस्त बढ़ावा दिया और टैक्स भरने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई। आंकड़े काफी स्पष्ट कहानी बताते हैं। नोटबंदी की घोषणा के ठीक बाद भारत की जीडीपी विकास दर 8.3% से लुढ़ककर सीधा 5.7% पर आ गई। ये 3 साल का सबसे निचला स्तर था। और इस आर्थिक झटके का एक मानवीय मूल्य भी था। एक अनुमान के मुताबिक 2017 के सिर्फ पहले 4 महीनों में ही करीब 15 लाख नौकरियां खत्म हो गईं। इसका सबसे ज्यादा असर दिहाड़ी मजदूरों और छोटे कारोबारियों पर पड़ा। अर्थशास्त्री मैत्रिश घटक ने इसकी तुलना एक ऐसे मरीज से की जिसके शरीर से 86% खून निकालकर उसे मैराथन दौड़ने के लिए कहा जाए। ये बात उस समय अर्थव्यवस्था पर पड़े जबरदस्त झटके को बिल्कुल सही तरीके से दर्शाती है।
लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सरकार के प्रमुख तर्कों में से एक ये था कि इससे टैक्स का पालन बढ़ेगा, और आंकड़े यही दिखाते भी हैं। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2014 के 3.8 करोड़ से बढ़कर 2018 तक लगभग 6.86 करोड़ हो गई। शायद नोटबंदी की सबसे बड़ी और स्थायी विरासत भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति ही है। नकदी की कमी ने लाखों लोगों को यूपीआई जैसे डिजिटल तरीकों को अपनाने के लिए मजबूर कर दिया, और नतीजा, यूपीआई लेन देन कुछ 100 करोड़ से बढ़कर आज 13,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गए हैं। इसने भारत को डिजिटल भुगतान में ग्लोबल लीडर बना दिया है। तो इतने सालों बाद इस प्रयोग को कैसे देखा जाना चाहिए? इसकी विरासत आज भी उतनी ही विवादास्पद है, और इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम सफलता को मापते कैसे हैं। जो लोग इसे एक विफलता मानते हैं, वे शुरुआती अराजकता की ओर इशारा करते हैं। वे तर्क देते हैं कि लगभग सारा पैसा यानी 99.3% बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया। इसका मतलब बहुत कम काला धन नष्ट हुआ। इसके अलावा जीडीपी को जो नुकसान हुआ और जो नौकरियां गईं, वे इसके बड़े नकारात्मक पहलू थे। वहीं दूसरी ओर जो लोग इसे सफल मानते हैं, वो इस अल्पकालिक दर्द से आगे देखने की बात करते हैं। उनका तर्क है कि इसने टैक्स आधार को बढ़ाया, अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में मदद की, और सबसे जरूरी, उस डिजिटल क्रांति की नींव रखी जिसने आज भारत की अर्थव्यवस्था को बदल दिया है। उनका यह भी कहना है कि भले ही पैसा जब्त नहीं हुआ, लेकिन अब वो बैंकिंग सिस्टम में टैग हो गया है। और अंत में ये सब एक ही सवाल पर आकर टिक जाता है, क्या देश ने जो गंभीर अल्पकालिक दर्द सहा, वो अर्थव्यवस्था में हुए दीर्घकालिक संरचनात्मक बदलावों के लायक था? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई सालों तक भारत की आर्थिक बहस के केंद्र में रहने वाला है।